दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे वीरान और सबसे खतरनाक जगह पर फंसे हों, जहां मदद की कोई उम्मीद ना हो और जहां आसमान में काला अंधेरा छाया हो और जमीन भी बर्फ की चादर से ढकी हो। 28 लोग, एक जहाज और एक सपना। लेकिन किस्मत ने उस सपने को ऐसा तोड़ा कि जहाज उनकी आंखों के सामने चकनाचूर होकर बर्फ के नीचे समा गया। अब उनके पास ना घर लौटने का रास्ता था, ना दुनिया से संपर्क और ना बचाव का कोई मौका। चारों तरफ सिर्फ मौत सा सन्नाटा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडी हवाएं, भूख और चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा और एक तैरती बर्फ की चादर जिस पर वे धीरे धीरे बहते जा रहे थे। लेकिन इनमें एक आदमी था जिसने घबराने के बजाय एक ऐसा फैसला लिया जिससे उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। उसने कहा, हम यहां मरने नहीं आए थे, हम घर जाएंगे, चाहे इसके लिए दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र ही क्यों ना पार करना पड़े। और फिर शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बहादुरी भरा सफर, 1300 किलोमीटर की यात्रा। एक टूटी फूटी नाव में 20 मीटर ऊंची लहरों के बीच और उन पहाड़ों को पार करने का प्रयास जिन्हें इतिहास में किसी इंसान ने कभी पार नहीं किया था। यह सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं है, यह साबित करती है कि जब इंसान हार मानना छोड़ दे तो किस्मत भी उसके सामने घुटने टेक देती है। तारीख थी 4 नवंबर 1914। ब्रिटेन का एक मजबूत जहाज एंड्योरेंस इंग्लैंड के प्लिमथ पोर्ट से रवाना हुआ। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये एक सपना था। एक ऐसा सपना जो इंसान की सीमाओं को तोड़ने वाला था, जो ये साबित करने वाला था कि इंसान की जिद और हिम्मत प्रकृति की सबसे भयानक शक्तियों को भी चुनौती दे सकता है। इस जहाज पे सवार थे 28 बहादुर इंसान। इनमें से कोई नाविक था जो लहरों को पढ़ना जानता था, तो कोई इंजीनियर था जो मशीनों को ठीक करना जानता था, और कोई वैज्ञानिक था जो अज्ञात की खोज में निकला था, और एक फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली जिसका काम था इस असंभव यात्रा को इतिहास में अमर कर देना। और इन सब की कमान थी एक ऐसे इंसान के हाथों में जिनकी हिम्मत और सपोर्ट ने सबको बचा के रखा, सर अर्नेस्ट शैकल्टन। वो सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, बल्कि वो खतरनाक सपने देखने और उन्हें पूरा करने वाले इंसान थे, जिन्होंने ठान लिया था कि वो करेंगे जो अब तक किसी इंसान ने करने की कल्पना तक नहीं की थी। उनका सपना था अंटार्कटिका को पैदल पार करना। जी हां, पूरी तरह बर्फ से ढके उस महाद्वीप को जहां तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरता है, वहां 2900 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी करनी थी। उनकी योजना थी कि जहाज वेडल सी के रास्ते वासिल बे तक जाएगा और वहां से वे बर्फ पर उतरेंगे और साउथ पोल को पार करते हुए दूसरी तरफ रॉस सी तक पहुंचेंगे। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता तो यह मिशन सिर्फ 120 दिनों में पूरा हो जाना था। लेकिन दोस्तों, किस्मत की कहानी हमेशा इंसान की योजना से बड़ी होती है। 5 दिसंबर 1914 जहाज ने साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पास आखिरी बार इंसानों को देखा। वहीं उनकी मुलाकात कुछ जहाज में बैठे लोगों और कुछ लोकल लोगों से हुई थी, जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि सर, मौसम ठीक नहीं है, अभी आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन शैकल्टन मुस्कुराए और शांत आवाज में बोले, अगर हम यहीं डर गए तो फिर दुनिया हमें याद कैसे रखेगी। उनके शब्दों में था आत्मविश्वास, लेकिन आने वाले दिनों में प्रकृति ने उन्हें सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार कर रखा था। जैसे ही एंड्योरेंस ने वेडल सी में कदम रखा, उन्हें चारों ओर बस बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जमा हुआ सागर दिखने लगा। ऐसा लगता था मानो ये समुद्र नहीं, बल्कि एक विशाल बर्फीला कैदखाना हो। कुछ ही हफ्तों बाद वो हुआ जिसका डर सभी को था। 18 जनवरी 1915 जहाज मोटी बर्फ की चादर में बुरी तरह फंस गया। शैकल्टन और उनकी टीम ने इंजन को पूरी ताकत से चलाया, लेकिन जहाज जरा भी नहीं हिला। और लोगों ने औजारों से बर्फ काटने की भी कोशिश की। उन्होंने 3 घंटे तक लगातार मेहनत की, मगर कोई असर नहीं हुआ। जहाज अब पूरी तरह जम चुका था, मानो बर्फ ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। दिन बीतते गए, जहाज धीरे धीरे बहकर उस जगह से दूर जाने लगा जहां उन्हें उतरना था। अब सर्दी शुरू हो गई थी, और वहां सर्दी का मतलब था दिन रात 24 घंटे का अंधेरा और कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाएं।
हर आदमी थक चुका था, पर उम्मीद अब भी बाकी थी। तभी शैकल्टन ने आदेश दिया, अब हम इसी जहाज में रहेंगे और इंतजार करेंगे। लेकिन वो इंतजार किसी राहत का नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। बर्फ का दबाव हर दिन बढ़ रहा था। धीरे धीरे जहाज की लकड़ियां टूटने लगी। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 24 अक्टूबर 1915 शाम के करीब 6:45 पर एक विशाल बर्फ का टुकड़ा जहाज से टकराया और भयानक आवाज के साथ पानी जहाज के अंदर घुसने लगा। वे 3 दिन तक बिना रुके पानी निकालते रहे, कपड़ों से, बाल्टियों से, हर उस चीज से जो उनके पास थी। लेकिन बर्फ का दबाव बढ़ता गया और जहाज की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं। शैकल्टन ने देखा, उनका सपना, उनकी मेहनत, सब कुछ बर्फ के नीचे डूब रहा था। फिर उन्होंने भारी मन से आदेश दिया, हमें जहाज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी जहाज के अंदर बढ़ता जा रहा था। उस पल उनका दिल भी टूट गया। सालों की तैयारी, उनका सपना, सब वहीं खत्म हो गया। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये सभी लोग जिंदा बच पाएंगे? अब एंड्योरेंस इतिहास बन चुका था। जहाज पूरी तरह टूटकर बर्फ में दब गया। बस कुछ टूटी लकड़ियां और बर्फ के बीच दबी यादें रह गईं। टीम ने वहीं पास में एक बड़े बर्फ के टुकड़े पर कैंप बना लिया। उन्होंने उनके पास जो कुछ बचा था उसकी गिनती की। अब उनके पास केवल 3 छोटी नावें, एक स्लेज, कुछ औजार और बस 1 महीने का खाना बचा था। रात में सोने के लिए कोई कंबल भी नहीं था, जगह भी बहुत कम थी। लोग बर्फ पर एक दूसरे से चिपक कर सोते ताकि ठंड में शरीर थोड़ा गर्म रह सके। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बर्फ के टूटने की आवाज और ठंडी हवाओं की सीटी थी। दुनिया को अब यह भी नहीं पता था कि वे जिंदा हैं या मर चुके हैं। अब उनके पास न तो कोई रेडियो था और न ही कोई संपर्क था। अब बस उम्मीद ही उनका सहारा थी। ऐसे में शैकल्टन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सपोर्ट से टीम को टूटने नहीं दिया। हर सुबह वे कहते, हम घर लौटेंगे किसी भी तरह। उनकी आवाज में विश्वास था और वही विश्वास सबको जिंदा रखे हुए था। उन्होंने योजना बनाई कि वे पॉलेट आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जहां पहले से कुछ बचाव की चीजें रखी थीं। वो जगह उनसे लगभग 550 किलोमीटर दूर थी, लेकिन वे जिस जगह फंसे थे वहां नीचे कई फीट मोटी बर्फ की परत और खतरनाक समुंदर था और रास्ता भी नामुमकिन लग रहा था। हर आदमी को सिर्फ 2 पाउंड सामान ले जाने की अनुमति थी। शैकल्टन ने खुद अपने सोने के सिक्के और बाइबल जहाज में ही छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, सोना नहीं, जिंदगी सबसे कीमती है। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली ने अपनी 400 में से सिर्फ 150 तस्वीरें चुनी, बाकी सारी उसने खुद जहाज में छोड़ दी थी। बाद में वही तस्वीरें इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत बनी। दिन बीतते गए, खाना कम होता गया। टीम ने सील और पेंगुइन का शिकार करना शुरू कर दिया था ताकि वे जिंदा रह सके। कई बार भूख इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें अपने पालतू कुत्तों को भी मारना पड़ा। वो पल बेहद दर्दनाक था, लेकिन जिंदा रहना ही अब सबसे बड़ी जीत थी। शैकल्टन जानते थे अगर डर टीम में फैल गया तो मौत उनसे ज्यादा दूर नहीं होगी। इसलिए वे हर मुश्किल घड़ी में मुस्कुराकर कहते, चिंता मत करो दोस्तों, हम जरूर घर लौटेंगे। वो सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, बल्कि एक पिता की तरह अपनी टीम का सहारा थे और एक उम्मीद का दीपक थे जो बर्फ के इस अंधकार में भी नहीं बुझा। साल 1916 शुरू हो चुका था। लगभग 2 साल से बर्फ में फंसे ये लोग अब थक चुके थे, लेकिन शैकल्टन के दिल में अब भी उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी। मार्च के महीने में घने कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच शैकल्टन ने दूर पहाड़ों की एक झलक देखी। वो थे जॉइनविल आइलैंड के पहाड़, लेकिन इसका मतलब यह था कि वे अपनी मंजिल से बहुत दूर बह चुके थे। अब उनके पास बस एक ही उम्मीद बची थी, एलिफेंट आइलैंड, जो लगभग उनसे 160 किलोमीटर दूर था। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि उनके पास बची उनकी 3 छोटी नाव, जिनका नाम था जेम्स केयर्ड, डडली डॉकर और स्टैंट कॉमविल्स, में सवार होकर वे सभी बर्फ, लहरों और तूफानों की परवाह ना करते हुए निकल पड़े एलिफेंट आइलैंड के लिए। उनकी नाव से कभी बर्फ के टुकड़े टकराते तो कभी लहरें नाव को पलटने की कोशिश करती, पर शैकल्टन का एक ही लक्ष्य था, जिंदा रहना। और फिर 15 अप्रैल 1916, यानी पूरे 497 दिन बाद, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खतरनाक लहरों को पार करते हुए आखिरकार उनके पैर फिर से जमीन पर पड़े। शैकल्टन ने जमीन को छूकर कहा, हम नर्क से गुजरे हैं, पर यह पत्थर का टुकड़ा हमें स्वर्ग जैसा लग रहा है।
लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि एलिफेंट आइलैंड बिल्कुल सुनसान था और वहां कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। वहां सिर्फ बर्फ थी, तेज हवाएं थी और कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। वहां से मदद पाने का कोई तरीका नहीं था। वहां ना तो कोई जहाज आता और ना ही कोई संपर्क था। मतलब अगर वे सब वहीं रहते तो सभी की मौत तय थी। अब शैकलटन ने एक और कठिन निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे 5 बहादुर साथियों को लेकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाएगा, वो जगह जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब वो उनसे 1300 किलोमीटर दूर थी। वे जानते थे कि ये यात्रा मौत के मुंह में जाने जैसी है, लेकिन अगर वहां नहीं गए तो बाकी सभी मर जाएंगे। फिर 9 दिन आराम करने के बाद 24 अप्रैल 1916 को वे एक छोटी नाव में बैठकर और दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते ड्रेक पैसेज को पार करने की ठानी। 3 हफ्तों तक उन्होंने तूफानों, बर्फीली लहरों और हड्डियां जमा देने वाली ठंड से जंग लड़ी। कभी पानी नाव के अंदर भर जाता तो कभी बर्फ की आंधी उन्हें निगलने को आती, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार 16 दिन बाद ऊंची और खतरनाक लहरों से जूझते हुए 10 मई 1916 को वे पहुंच गए साउथ जॉर्जिया आइलैंड, वही जगह जहां से 522 दिन पहले उन्होंने अपने सपने की शुरुआत की थी। लेकिन किस्मत ने उनके सामने फिर से एक और मुश्किल सामने रख दी। जिस तट पर वे पहुंचे थे वे बस्ती की उल्टी दिशा में था और उनके सामने थे 10,000 फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़। किसी इंसान ने अब तक उन्हें कभी पार नहीं किया था। लेकिन शैकलटन ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर शुरू हुई 36 घंटे की लगातार यात्रा, बिना नींद, बिना आराम, सिर्फ हिम्मत और जिद के बल पर। और फिर आखिरकार मौत से जूझते हुए 10 दिन बाद 20 मई 1916 को वे पहुंचे स्ट्रॉमनेस व्हेलिंग स्टेशन पर, जहां लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। उनके कपड़े फटे थे, दाढ़ी बहुत लंबी हो चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी। किसी ने हैरान होकर कहा, क्या ये वही शैकलटन है जिसे 2 साल पहले मरा हुआ समझा गया था? हाँ, वही था शैकलटन, एक ऐसा इंसान जिसने असंभव को संभव बना दिया था। अब शैकलटन को एलिफेंट आइलैंड पर फंसे 22 साथियों को वापस लाना था। आखिरकार उन्होंने चिली सरकार से मदद मांगी। वहां से मिला एक छोटा जहाज सदर्न स्काई में बैठकर अपने साथियों को बचाने निकले, लेकिन समुद्र की बर्फ ने रास्ता रोक दिया और उन्हें 22 लोग नहीं दिखे। और दूसरी बार उन्होंने इंस्टीट्यूटो दी पेस्का नंबर 1 जहाज में बैठकर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन बर्फ का तूफान बहुत तेज था, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। और तीसरी बार एम्मा जहाज में बैठकर अपनी यात्रा शुरू की, मगर रास्ते में जमी हुई बर्फ थी, इसलिए जहाज आगे नहीं बढ़ा। हर बार उन्हें कुछ ही किलोमीटर दूर से लौटना पड़ा। लेकिन शैकलटन ने कसम खाई थी, जब तक मेरे साथी जिंदा हैं मैं लौटूंगा। 25 अगस्त 1916 को फिर चौथी बार येल्चो जहाज लेकर शैकलटन फिर एक बार बर्फीले महासागर की ओर रवाना हुए। 4 महीने से उनके साथी एलिफेंट आइलैंड पर इंतजार कर रहे थे, भूखे लेकिन उम्मीद से भरे हुए। 30 अगस्त 1916 की सुबह जब बर्फ की धुंध हट रही थी तो दूर से उन्हें एक जहाज दिखाई दिया। वो था येल्चो जहाज और उसके डेक पर खड़ा था वही इंसान जिसका नाम था शैकलटन। 4 महीने से हर सुबह उन 22 लोगों का लीडर फ्रैंक वाइल्ड अपनी टीम से कहता था, बोरियां बांध लो दोस्तों, बॉस आज आ सकता है। और उस दिन वो सच में आ गया। जब शैकलटन ने अपने साथियों को देखा जिंदा मुस्कुराते हुए तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने दिल में सिर्फ एक ही बात कही, मैं इतिहास नहीं बना सका, लेकिन अपने लोगों को जिंदा लौटाकर मैंने जीत पा ली। वो दिन सिर्फ एक बचाव नहीं था, वो दिन था साहस और मानवता की सबसे बड़ी मिसाल। शैकलटन ने साबित किया, सच्चा लीडर वो नहीं जो सबसे आगे चलता है, बल्कि वो है जो आखिरी व्यक्ति को भी घर तक पहुंचा देता है। 106 साल बाद यानी साल 2022 में वैज्ञानिकों ने वेडल सी की गहराई में लगभग 10,000 फीट नीचे एंड्योरेंस का मलबा खोज निकाला। और हैरानी की बात यह थी कि वो जहाज अब भी लगभग वैसा ही था जैसे समय वहीं रुक गया हो। लकड़ियां अब भी सलामत थीं, नाम एंड्योरेंस साफ दिखाई दे रहा था, मानो शैकलटन का सपना आज भी उस बर्फ के नीचे जिंदा हो। आज साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर
सर अर्नेस्ट शैकल्टन की कब्र है। उसकी कब्र पर एक पंक्ति लिखी है, He led his men through hell and brought them home alive, यानी उसने अपने लोगों को नरक से निकालकर घर तक पहुंचाया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल मिशन नहीं, बल्कि हिम्मत, साहस और उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल है। क्योंकि सच्चा लीडर वो नहीं जो हर बार जीत जाए, बल्कि वो है जो कभी हार नहीं मानता। और शायद यही वजह है कि आज भी सर अर्नेस्ट शैकल्टन दुनिया के सबसे महान सर्वाइवर माने जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने असंभव को अपनी जिद से झुका दिया और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, शैकल्टन ने हमें यह सिखाया कि असली जीत मंजिल तक पहुंचना नहीं होती, बल्कि हार के सामने सिर ना झुकाना ही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि इंसान तभी हारता है जब वो हिम्मत छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।